everyone. Welcome again to live session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar, and I will take today's the Hindu news analysis. Today is 29th November 2023. So now we come to the important news. Madras High Court stays ED summons to 5 collectors in Tamil Nadu. तो बेसिकली जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ईडी, इसके पास पावर दी गई है कि अगर ईडी को ये लगता है कि किसी पर्सन के पास इलीगल मनी है या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या किसी भी प्रकार से उसने मनी के रेफरेंस में अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में कुछ गलत काम किया है, तो वो उसको सम्मन दे सकती है। रिसेंटली जो ये पीएमएलए एक्ट है जो कि ईडी को ये पावर देता है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उस पर अभी डिसीजन आना बाकी है। तो इसमें ईडी ने 5 आईएएस ऑफिसर को मींस कलेक्टर को समन दिया। ठीक है, अब इस पर समन पर जो है तमिलनाडु हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है और उन्होंने कहा है द जजेस सेड एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेडिकेट ऑफेंसेस एज वेल एज द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वर quintessentials for initiating proceeding under the PMLA Act. अब यहां पर क्या है कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि पहले कोई ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है, तभी या उस ऑफेंस के होने का कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन हो, तभी जो ईडी है किसी पर्सन को समन कर सकती है। अगर उसके होने के कोई चांसेस नहीं है या एक रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है और ईडी मेयरली इस ग्राउंड पर किसी को समन कर दे, दिस इज नॉट अलाउड बाय लॉ एंड इट कैन आल्सो नॉट बी द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। मीन्स देखिएगा, एक यहाँ पर अगर हम इसको देखें आर्टिकल 14 के रेफरेंस में, तो आर्टिकल 14 जो है वो आर्बिट्रेरीनेस को रोकता है। अब व्हाट इज दिस आर्बिट्रेरीनेस? आर्बिट्रेरीनेस क्या है? आर्बिट्रेरीनेस का मतलब ये है कि किसी पर्सन को अनलिमिटेड पावर ना देना या किसी अथॉरिटी को अनलिमिटेड पावर ना देना। अब अगर किसी अथॉरिटी को अनलिमिटेड पावर दी जाती है तो यहाँ पर एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि वो पर्सन अपनी पावर को मिसयूज कर सकता है। ठीक है, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने इन जो समन दिए गए हैं ईडी के द्वारा उसको रोक दिया है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, टनल ऑर्डरल एंड ऑल ट्रैप्ड वर्कर्स रेस्क्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारे 41 वर्कर्स जो हैं वो सिल्क क्यारा टनल में ट्रैप हो गए थे 12 नवंबर को। अब उनको 17 दिन के बाद वहां से सक्सेसफुली निकाल लिया गया है। ठीक है, तो हेयर इंपॉर्टेंट न्यूज ये है आपके लिए कि सिल्क क्यारा टनल कहां पर है? इट इज इन उत्तरकाशी। ठीक है, why struck with just one person for Delhi Chief Secretary post, Supreme Court has said. So now again there is a controversy between the central government and the Delhi government. Now what is this controversy? जो प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं, प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, वो है मिस्टर नरेश कुमार। ठीक है, और इनका जो टर्म है वो 30 नवंबर यानी कि कल खत्म होने जा रहा है। अब पॉइंट ये है कि हु विल बी द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट चाहती है कि कोई नया पर्सन, कोई नया आईएएस ऑफिसर, कोई न्यू फेस आए एंड दैट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन्हीं के टेन्योर को बढ़ाना चाहती है। यहाँ पर फिर एक लीगल इशू दोनों के सामने आ गया। नाउ यहाँ पर एक लॉ है दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2003 ये पावर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। नाउ
क्वेश्चन ये है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये पूछा है किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि आप एक ही पर्सन के टेन्यूर को क्यों बढ़ाना चाहते हैं, और क्या कोई और आईएएस ऑफिसर नहीं है जिसको कि आप दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बना सकें। ठीक है, नाउ आम आदमी पार्टी और द दिल्ली गवर्नमेंट का एप्रीहेंशन ये है कि जो प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं मिस्टर नरेश कुमार, ये कुछ लैंड एक्विजिशन मामले में करप्शन के लिए एलिगेशन है इनके अगेंस्ट। ठीक है, कि इन्होंने किसी अपने रिलेटिव को कोई इनडायरेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड किया है, तो दिस इज द ग्राउंड कि ये करप्शन में इन्वॉल्व हैं और इसलिए कोई दूसरा पर्सन होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो सेक्शन 45 ए है किसका, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023 का, ये पावर देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। केरला गवर्नर साइन अ बिल रिजर्व 7 फॉर प्रेसिडेंशियल एसेंट। ठीक है, सो ये कंट्रोवर्सी जो है रिगार्डिंग द मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नर काफी दिनों से न्यूज में है। हम इसको फिर रिआइटरेट करते हैं और डिस्कस करते हैं आपके साथ। आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नर को पावर देता है कि वो किसी बिल को साइन करेंगे। 201 उनको पावर देता है कि दैट ही कैन रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब तो कुछ बिल जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के थे वो और केरला गवर्नमेंट के कुछ बिल थे, उनको काफी दिन से वहां के जो गवर्नर हैं मिस्टर आरिफ मोहम्मद साहब, उन्होंने रिजर्व कर रखा था, यानी कि उस पर वो कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे। तो पहले लीगल ओपिनियन या लीगल पॉइंट ये था कि गवर्नर के पास भी वीटो पावर होती है। अब हम समझते हैं व्हाट इज दिस वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर गवर्नर के पास जाता है, तो गवर्नर के पास ये राइट है कि उस बिल पर या तो वो साइन करें या फिर उस बिल पर अपनी कंसेंट को विथहोल्ड करें। देखो 3 ऑप्शन हो गए गवर्नर के पास, साइन करना, कंसेंट विथहेल्ड करना मतलब रोकना, और थर्ड पॉइंट है रिजर्व द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर 3 बातें हैं। तो सेकंड पॉइंट है कि उन्होंने अपने पास बिल को रख लिया और उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया। अब होता क्या था, अभी तक इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से होती थी कि अगर किसी बिल पर किसी गवर्नर ने साइन नहीं किया है, बिल उनके पास गया है, उन्होंने साइन नहीं किया है, तो बिल ऐसा माना जाएगा कि दैट गवर्नर हैज एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ वीटो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लॉ ये कहता है, यहाँ पर लॉ ये कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी किस तरह से इंटरप्रिटेशन की है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इस तरह से इंटरप्रिटेशन की है कि गवर्नर के पास वीटो की पावर नहीं है। ठीक है, और गवर्नर को ये डिसीजन जो है एक रीजनेबल टाइम में लेना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बिल गवर्नर के पास जाता है सिग्नेचर के लिए, तो गवर्नर उसको अनलिमिटेड टाइम तक या इंडेफिनिट टाइम तक उसको रोक के नहीं रख सकते। गवर्नर इज बाउंड टू साइन द बिल विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब या तो गवर्नर उस पर साइन करेंगे या उस बिल को वापस भेजेंगे किसके लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, और जब बिल स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जब वो बिल भेजेंगे तो उस पर वो कुछ अपने रिकमेंडेशन देंगे। अब या तो वो जब वो उस बिल को भेजेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर, पहला पॉइंट ये है कि उनकी रिकमेंडेशन को मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। State legislature is not bound to accept the recommendation of legislative of the governor। ठीक है, तो दोबारा बताता हूं मैं आपको, स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर की रिकमेंडेशन को मानने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। अब अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको गवर्नर की रिकमेंडेशन को या तो माना या फिर नहीं माना, तो दोनों ही सिचुएशन में जब वो बिल गवर्नर के पास जाएगा, then the governor will be bound to sign the bill। governor will be bound to sign the bill। तो गवर्नर उस बिल पर साइन करने के लिए बाउंड होंगे ही होंगे। अब यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उस डिसीजन के बाद
केरला के जो गवर्नर हैं मिस्टर आरिफ मोहम्मद, उन्होंने एक बिल पर साइन कर दिए हैं और उन्होंने 7 बिल्स जो है वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिए हैं। अब प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व का मतलब ये होता है कि उस बिल पर जो प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे दैट वुड बी द फाइनल डिसीजन। अब यहाँ पर इनके कुछ कंसर्न हैं, जो गवर्नर हैं उनके कुछ कंसर्न ये हैं कि केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल जो है और केरला यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, इन्होंने इनको रिकंसिडरेशन के लिए रखा है। अब केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल पर कंसिडरेशन ये है कि देखिएगा, जब ये बिल पास किया गया तो बेसिकली अब यहाँ पर थोड़ा-सा हम एक दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं। एक होता है लोकपाल और एक होता है लोकायुक्त। लोकायुक्त इज फाउंड इन स्टेट्स और लोकपाल इज फाउंड इन द इंडिया। तो लोकपाल एक होता है और लोकायुक्त हर स्टेट में अलग-अलग अपॉइंट किए जा सकते हैं। इसका इन ये जो बॉडी है लोकपाल या लोकायुक्त, इनका मेन पर्पज ये है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट और कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई एग्जीक्यूटिव करप्शन करते हैं तो उनके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो लोकायुक्त के पास जाती है। केरला गवर्नमेंट ने या केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या किया है कि उन्होंने एक एपीलेट बॉडी बना दी है, ठीक है? और एपीलेट बॉडी क्या है कि वो एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास जाएगी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी मैटर या कोई कंप्लेंट किसी आईएएस ऑफिसर या किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ फाइल की गई करप्शन के मैटर में, तो कंप्लेंट कहाँ जाएगी? कंप्लेंट विल गो टू द लोकायुक्त। अब लोकायुक्त ने कोई भी डिसीजन लिया, उस डिसीजन के जो अगेंस्ट है अपील, वो जाएगी फिर उसके पास पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कि इन्होंने एक बॉडी बनाई है। तो गवर्नर साहब का कंसिडरेशन ये था कि यहाँ पर जो पावर, मेन पावर जो लोकायुक्त को दी गई थी करप्शन को रोकने के लिए, वही पावर फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए पास चली जाएगी। तो लोकायुक्त जैसे इंस्टीट्यूशन को बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट ये है कि जो केरला यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2022 पास किया गया, इसमें अब सर पहले क्या होता था कि जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज होती थी, उनके जो वाइस चांसलर हैं, और उस उनके जो चांसलर हैं वो गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है? तो यूनिवर्सिटी में 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट होती हैं वहाँ पर। एक होता है चांसलर और दूसरा होता है वाइस चांसलर। तो चांसलर की पोस्ट जो है वो गवर्नर की हुआ करती थी। लेकिन केरला ने बिल पास किया है और एक्ट पास किया है जो ये पोस्ट देता है सीएम या किसी और पर्सन को, रेनाउंड पर्सन विद एकेडमिक एक्सपर्टीज। तो इसको भी इन्होंने रिजर्व कर लिया है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। एसपी बीजेपी स्पार ओवर टेंपल क्लीन अप आफ्टर मुस्लिम एमएलए विजिट, ठीक है? तो अब हम इसका केवल लीगल एस्पेक्ट देखेंगे। तो यहाँ न्यूज में क्या है कि एक कोई एमएलए है, ठीक है? एंड ही बिलोंग्स टू समाजवादी पार्टी। एंड तो जब वो किसी टेंपल में गए और वो मुस्लिम है, ठीक है? तो वहां पर बाद में उस टेंपल को साफ कराया गया। तो ये इसमें एक मुद्दा ये है कि देखिए, पर्सन मुस्लिम कम्युनिटी को और मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते हैं। सो एवरी पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है? अब क्या ये आर्टिकल 15 के आधार पर या आर्टिकल 17 में डिस्क्रिमिनेशन माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता? तो देखिए, आर्टिकल 15 जो कहता है कि स्टेट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये रिलीजन के आधार पर काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ और ये सेक्शन आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को रोकता है, उसमें भी फॉल कर सकता है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 कहता है कि किसी भी पर्सन के साथ आप कोई इस तरह का बिहेव नहीं करेंगे जिससे कि वो डेरोगेटरी थोड़ा समझा जाए। But that deals with the atrocities against SC and ST, SC and ST. So there is a law for prevention of atrocities against SC, ST Act. Now, the need to disclose political donations.
So this news is regarding the electoral bond or political donation in broader sense we can say that. देखिए, तो अभी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन अभी अवेटेड है। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें कोई भी पर्सन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई अमाउंट मींस 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ रुपए डोनेट कर सकता है। मेन कंसर्न यहाँ पर ये है कि जो भी पर्सन उस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेगा उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टी को कितनी डोनेशन कहां से मिली, इट डज नॉट फॉल अंडर द आरटीआई मींस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर इस पॉलिटिकल डोनेशन को या पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन दी जाती है इसको ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया गया तो इट विल बी अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन कंट्री। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑन कंट्री। तो यहाँ पर ऑथर जो हैं वो कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल डोनेशन है इसको कई और देशों में ट्रांसपेरेंट बनाया गया है और उस पर कुछ लिमिट भी इम्पोज की गई है। इसी तरह की लिमिट हमारे देश में भी इम्पोज की जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा 1910 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एनेक्टेड ए पब्लिसिटी एक्ट which not only made all funding of political parties and candidates to be disclosed, it also imposed limit on political contribution। तो ये क्या है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी जाएंगी एक तो उन सबको डिस्क्लोज किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टी को जो आप डोनेशन देंगे उस पर एक लिमिट इम्पोज की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अनलिमिटेड अमाउंट दें। अब इसको चैलेंज किया गया था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन बकले वर्सेस वैल्यू 1976 में not only upheld the public disclosure requirement of funding to the political party, but also upheld the limit on the contributions to be received as being constitutional. It held that to the extent of large contributions are given to secure a political quid pro quo। तो बेसिकली ऑनरेबल यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन दी जाती है उसको वो ट्रांसपेरेंसी की वहां पर जरूरत है और वहां पर जो डोनेशन है वो एक लिमिट में ही दी जानी चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप बहुत ज्यादा डोनेशन देंगे तो वहां पर ये रीजनेबल एप्रीहेंशन होगा क्विड प्रो क्यो। अब हम समझते हैं ये टर्म जो है क्विड प्रो क्यो इसका मतलब क्या है। क्विड प्रो क्यो इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। तो अगर कोई पर्सन या कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा डोनेशन देती है तो कहीं ना कहीं जब वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी तो वो उससे कुछ एंटी एडवांटेज या कुछ बेनिफिट लेने की कोशिश करेगी। सिमिलरली 2014 में यूरोपियन यूनियन ने भी इसको रेगुलेशन के लिए कानून बनाए। ठीक है कि वहां पर भी रूल है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को कितनी डोनेशन दे सकते हैं और वो डोनेशन ट्रांसपेरेंट। तो ये सब जरूरी है किसके लिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। आगे फिर ऑथर कहते हैं यूके में पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस एंड रेफरेंडम एक्ट 2000 आया। ठीक है और ये जो है पॉलिटिकल पार्टी को दी गई डोनेशन पर लिमिट लगाता है और उसमें ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करता है। अब द रोड अहेड तो वही बात हमारे देश में भी लागू होनी चाहिए। इलेक्टोरल जस्टिस एंश्योर दैट तो हमारा इलेक्टोरल जस्टिस क्या कहता है कि हर जो डिसीजन है हर जो इलेक्शन होता है दैट शुड बी फ्री एंड फेयर। अगर वो फ्री एंड फेयर नहीं है तो वो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उसका वायलेशन माना जाएगा।
expect India to play a major role in supporting peace, says Saudi envoy. तो बेसिकली जो सऊदी अरेबिया है, तो वहां पर जो उन्होंने उन्होंने कहा है कि जो इंडिया का रोल है इस टाइम पर, वो पीस को एंश्योर करने का है। अब किस रेफरेंस में ये बात कर रहे हैं, तो इंडिया का जो पहली बात, तो जो इंडिया की पॉलिसी है वो है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी है? नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, ठीक है। अब नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का मतलब क्या है? नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का मतलब ये है कि जो जब अगर वर्ल्ड के दो या दो से अधिक कंट्री आपस में कोई वार करते हैं, तो इंडिया उसमें किसी का भी साथ नहीं देगा। इट इज नॉन एज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। रिसेंटली आप देखते हैं कि जो हमारे इसमें यूक्रेन के और रशिया के साथ वार चल रही हुई है काफी दिन से। सेकेंडली, अब हमास और इसराइल के बीच वार चल रही है। इंडिया का जो अब तक जो रहा है, वो ना तो उसने रशिया को सपोर्ट किया है, ना ही उसने यूक्रेन को सपोर्ट किया है, और ना ही इंडिया ने हमास को सपोर्ट किया है, और ना ही उसने इसराइल को सपोर्ट किया है। अब पॉइंट ये है कि देख, कुछ लोग और कुछ कंट्री हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, लेकिन कुछ उसको मानते हैं कि वो एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो कि अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने उस पर अटैक किया इसराइल पर 7 अक्टूबर को, तो दैट कैन बी टर्म्ड एज अ टेररिस्ट अटैक। क्योंकि अगर वो किसी पैलेस्तीन को फ्री कराने के लिए वो वार कर रहे हैं, मतलब जंग कर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, तो देयर आर अदर फोरम टू डूइंग दिस और टू डू दिस, ठीक है। अगर वो पैलेस्तीन को इजराइल से फ्री कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ एक पीसफुल मीन्स हो सकता है, या जो भी उनके कंसर्न है वो कोर्ट में उस मैटर को लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से लोगों को मारना, दिस इज नॉट अ सिविलाइज्ड एक्ट, एंड इट कैन बी टर्म्ड एज ए टेररिस्ट एक्ट। अब यहाँ पर इंडिया से एक्सपेक्टेशन ये है सऊदी अरेबिया की, कि वो एक अ, ऐसा रोल प्ले करे जिससे कि जो साउथ एशिया है इसमें पीस प्रिवेल करे। नाउ इजराइल विल रिस्टार्ट बॉम्बिंग गाजा वंस हॉस्टेज रिलीज सीजफायर एंड। तो ये इजराइल के जो एम्बेसडर हैं, इन्होंने कहा है कि देखिएगा, अभी एट प्रेजेंट क्या है कि एट प्रेजेंट इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हुआ है, और सीज फायर में कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि जो हमास है वो इजराइल के हॉस्टेज को वापस करेगा, जिन लोगों को उन्होंने हॉस्टेज बना रखा है। और जिन लोगों को पहले इसने इजराइल ने, जो कुछ लोग हैं पैलेस्तीन के जिनको उसने अपना इम्प्रिजन कर रखा है, तो वो उनको वापस करेंगे। लेकिन इजराइल के जो एम्बेसडर है, ये कहते हैं कि जैसे ही ये हॉस्टेज रिटर्न हो जाएंगे इजराइल को, तो फिर से वो बमबारी स्टार्ट हो सकती है ऑन हमास। So dear student, this is that's all for today. I will come again with a more such next news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.